शक्ति पार्टी रामविलास को लेकर आगे बढ़ेंगे। हालांकि उन्होंने बखूबी काम किया और जमीन पर रहकर कैसे पार्टी को मजबूत किया, उसका नतीजा यह है कि 2024 में उन्हें 5 सीटें मिली तो 5 पर उन्होंने जीत हासिल करने का काम किया है। अब तक ये तमाम मंत्रालय निकलकर सामने आ गए हैं। पीयूष गोयल को वाणिज्य मंत्रालय दिया गया है। क्या ये पता चल पाया कि मनसुख मांडविया और साथी ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास कौन सा मंत्रालय है? देखिए, अभी उनकी जानकारी भी धीरे धीरे आएगी, लेकिन शिक्षा मंत्री जो है वो धर्मेंद्र प्रधान जो है उनको बनाया गया है। ये जानकारी अभी और आ रही है। जो अपडेटेड जानकारी है इसके मुताबिक शिक्षा मंत्री के तौर पर जो है वो इंडक्ट किया गया है धर्मेंद्र प्रधान को। ठीक है। मुझे मोहित ये बताइए, क्या सुरेश गोपी को डेप्यूटी बनाया गया है पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय का, जो कि गजेंद्र सिंह शेखावत संभालने वाले हैं? जी बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि गजेंद्र शेखावत जो है वो कैबिनेट मंत्री होंगे और उनके जो डिप्टी होंगे उनमें सुरेश गोपी का नाम है। उनको सुरेश गोपी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। और इसके अलावा जो मैंने बताया कि सीआर पाटिल जो है वो जल शक्ति मंत्रालय संभालेंगे, यानी कि पानी की जिम्मेदारी जो है वो सीआर पाटिल के पास, और जो बिजली की जिम्मेदारी है, ऊर्जा की जिम्मेदारी है वो ML खट्टर के पास। इस तरीके की जिम्मेदारी है जेपी नड्डा को स्वास्थ्य विभाग। बिल्कुल, ये तमाम मंत्रालय निकलकर सामने आ रहे हैं। और क्या बड़े नाम आपके पास निकलकर सामने आए मोहित अभी फिलहाल? एक बार मैं फिर अपने दर्शकों को सारी जानकारी दे देता हूँ। आप जिस तरीके से आपने पूछा है, तो बड़े मंत्रालय एक बार तमाम बड़े मंत्री जो है वो रिपीट किए गए हैं। उन बड़े मंत्रालयों में अश्विनी वैष्णव हो, उनको रिपीट किया गया है रेल मंत्री के तौर पर, और INT विभाग उनको और दिया गया है और बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर दिया गया है। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय, अमित शाह गृह मंत्रालय, S जयशंकर विदेश, अश्विनी वैष्णव जो है जिस तरीके से मैंने बताया, उसके अलावा जो है कि स्वास्थ्य मंत्रालय जो है वो जेपी नड्डा संभालेंगे। इससे पहले भी वो ये विभाग संभाल चुके हैं। कृषि मंत्री के तौर पर कृषि एवं किसान कल्याण और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री जो है वो शिवराज सिंह चौहान को बनाया गया है। ये सारी जानकारी अभी तक निकल के सामने आई है। इसके अलावा भी जानकारी जो सामने आ रही है वो भी हम आपके साथ साझा करते हुए चल रहे हैं। हाँ। जिसमें सबसे बड़ी बात है कि निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। हाँ। सीआर पाटिल को जल शक्ति मंत्रालय, गजेंद्र शेखावत को संस्कृति पर्यटन, चिराग पासवान को खेल युवा कल्याण मंत्रालय मिला है, सर्बानंद सोनोवाल को पोर्ट शिपिंग मंत्री दिया गया है। हाँ। और 7 में उनके शांतनु ठाकुर होंगे। इस तरीके की जानकारी है। शांतनु ठाकुर का एक बार जरा फिर से बताइए मोहित। जी, शांतनु ठाकुर को कौन सा मंत्रालय दिया गया है? शांतनु ठाकुर को जो है डिप्टी के तौर पर, वो सर्बानंद सोनोवाल को डिप्टी के तौर पर। ठीक, मोहित आप लगातार नजर बनाए रखिए और जरा मुझे सिंधिया को लेकर जैसी ही जानकारी आती है वो मैं आपसे लूंगा। लेकिन हमारे साथ संदीप भी जुड़ गए हैं। संदीप, जिस तरीके से मंत्रालयों का डिवीजन हुआ है, अभी फिलहाल सिंधिया, वीरेंद्र खटेक और बाकी जो मध्य प्रदेश से मंत्री बनाए गए हैं उनको लेकर क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान देश के अगले कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री होंगे। किस तरीके से देखें, और कृषि मंत्री के तौर पर पदभार संभालने जा रहे शिवराज सिंह चौहान के लिए अब किस तरीके की चुनौतियां हैं? कैसे मध्य प्रदेश का एक सियासी रणबांकुरा, जिसने लंबे समय से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली, जब जहां जहां मौका भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने का काम किया, और अब केंद्र में नई भूमिका। देखिए, इस बीच आप लगातार जानकारी मांग रहे थे तो मैं बता दूं आपको, मनसुख मांडविया को लेबर मंत्री बनाया गया है। उनको और दिल्ली में उनको केंद्र सरकार में जिम्मेदारी मिली थी, तो वही मंत्रालय मध्य प्रदेश के हिस्से ही आया। यानी कि दिल्ली का कृषि भवन अब मध्य प्रदेश के सांसद ही देखेंगे, मध्य प्रदेश के मंत्री ही देखेंगे। शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री देश के बनाए गए हैं। शिवराज सिंह चौहान को इस लिहाज से भी कृषि मंत्रालय के लिए अहम समझा जा सकता है क्योंकि मध्य प्रदेश में जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो बीमारू स्टेट की कैटेगरी में मध्य प्रदेश लिया जाता था। और शिवराज सिंह चौहान ने ये कहा भी था कि वो मध्य प्रदेश को प्रगतिशील और उन्नत प्रदेश बनाएंगे और कृषि को उसका आधार बनाएंगे। हाँ। तो कृषि को आधार बनाते हुए सिंचाई क्षमताएं बढ़ाई और उसको मध्य प्रदेश को ऐसा स्टेट बना दिया जिसने उत्पादन के क्षेत्र में रिकॉर्ड तोड़ दिए। गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन पंजाब किया करता था, लेकिन अब मध्य प्रदेश गेहूं देश में सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला प्रदेश बना था। इसके अलावा धान की खेती के मामले में देखा गया कि बासमती को यहाँ मध्य प्रदेश के बासमती को GI टैग दिया गया। तो जो उन्होंने फोकस कृषि पर किया था, शायद उसके इनाम बतौर शिवराज सिंह चौहान अब देश के
कृषि मंत्रालय को देखेंगे। इसमें अहम बात यह है कि पिछले सरकार के दौरान में जो विवाद हुआ था, जो किसान आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन को लेकर उसकी प्रतिक्रिया उसके बाद में भी सामने आई थी, यानी कि वो किसानों की नाराजगी अभी भी देखी जा रही है। तो शिवराज सिंह चौहान के लिए चुनौती होगी कि वो किसान आंदोलन को कैसे खत्म करें, किसानों को समझाएं और देश में जो खासतौर पर उत्तरी राज्यों के जो किसान हैं, देश के उत्तरी राज्यों के किसान हैं, उसको कैसे समझाएंगे और कृषि कानून को लागू कराने के लिए प्रयास करेंगे। तो ये एक बड़ी चुनौती होगी और शिवराज सिंह चौहान ऐसी ही परिस्थिति के लिए जाने जाते हैं। जब भी कोई परिस्थितियां फंस जाती है, ऐसी परिस्थिति में शिवराज सिंह चौहान खड़े होते हैं और खुद को, सरकार को सारी परिस्थितियों से बाहर निकालने में माहिर है। तो ये स्किल उनका अब सेंट्रल गवर्नमेंट में भी काम आएगा। और जैसी आप जिज्ञासा प्रकट कर रहे हो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्या मिलता है और जो मंत्रालय मिनिस्ट्रीज अभी दी जा रही है, उससे उम्मीद है कि सिविल एविएशन एक बार फिर से ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास में आ सकता है। हालांकि ये अनाउंस होने अभी बाकी है, लेकिन जैसे अश्विनी वैष्णव, नितिन गडकरी, इन सभी को सेम मंत्रालय मिले हैं, तो उम्मीद की जा रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की परफॉर्मेंस भी वैसी ही रही थी, बहुत अच्छी ही रही थी। और क्योंकि मोदी ने कहा है कि आप में से ज्यादातर को अपना काम जारी रखना होगा, तो हो सकता है कि सिविल एविएशन के क्षेत्र में जो सिंधिया जो प्रयास कर रहे थे, ग्रामीण विकास मंत्री को लेकर भी शिवराज सिंह चौहान के उनकी भूमिका को समझूं आपसे, लेकिन एक बार फिर मैं मोहित के पास जाना चाहूंगा। मोहित, अगर आपके पास एक वीरेंद्र खटीक, क्योंकि उन्हें राज्य मंत्री से इस बार कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, उनके बारे में अगर आपके पास जानकारी हो, और दूसरा मुझे ये भी बताइए कि जिस तरीके से मंत्रालयों का डिवीजन हुआ है, इसमें आप जीतन राम मांझी, चिराग पासवान के तो नाम क्लियर हो गए हैं, लेकिन बाकी सहयोगी दलों को कौन सा पोर्टफोलियो मिला है, खासतौर पर ललन सिंह को कौन सा पोर्टफोलियो दिया गया, पता चल पाया? अब मुझे लग रहा है मोहित से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन ये जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जरा बताइए संदीप, ग्रामीण विकास मंत्रालय की भी जिम्मेदारी कंधों पर है शिवराज सिंह चौहान के, और ये वो सेक्टर है जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष तौर पर फोकस है कि कैसे गांवों को सशक्त बनाया जाए और उसी से भारत के शहरों से लेकर हर राज्य, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया जाए। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती जो जिसका जिक्र भी कर रहे हैं कि ये चुनौती जो है वो कृषि कानूनों को लेकर रहेगी, और शिवराज सिंह चौहान की जैसी खूबी है कि वो फंसी हुई चीजों को बाहर निकालने में माहिर नजर आते हैं। तो कृषि कानूनों को लेकर यदि सरकार अगर कुछ सोच रही है और प्रधानमंत्री मोदी का सपना पूरा करने की अगर कवायद होगी, तो उसमें सिपाही सतह सालार बनकर शिवराज सिंह चौहान कृषि कानूनों के क्षेत्र में बड़ा काम कर सकते हैं, क्योंकि वो अनुभवी हैं, उनको बड़ा प्रशासनिक अनुभव है, उनको लोगों से सीधे बात करने का, मतलब आंदोलनकारियों के बीच में वो पहुंचकर लोगों संदीप, ये तो आप कृषि मंत्रालय के संबंध में रेफरेंस दे रहे हैं, और कृषि से ही क्योंकि ग्रामीण इलाकों में ज्यादातर खेती होती है, तो ये दोनों कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट वाइस वर्सा भी कहे जाते हैं। लेकिन कृषि मंत्रालय के साथ साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे शिवराज सिंह चौहान के लिए कितनी बड़ी चुनौती है कि ग्रामीण इलाकों में मोदी के सपने को, उनके एजेंडे को साकार किया जाए और विकास गांव से शहर की तरफ बढ़े, उस सपने को सशक्त किया जाए। देखिए, मैसेज गांव की तरफ ये देना होगा कि बीजेपी गवर्नमेंट, मोदी सरकार बड़ा काम कर रही है, नई नई योजनाएं लेकर आ रही है। क्योंकि इस बार वोट शेयर का नुकसान हुआ है संदीप ग्रामीण इलाकों में भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में। जी बिल्कुल, और ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें ग्रामीण इलाकों में बनने वाले आवास है वो इसी मंत्रालय के जरिए बनाए जाते हैं। तो जब मोदी लोगों के लिए, गरीबों के लिए घर बना रही हो मोदी सरकार, और ऐसे में गांवों में अगर वोट नहीं बीजेपी को मिल रहे हैं, तो एक मैसेज शायद कन्वे होना जरूरी था। और अभी शिवराज सिंह चौहान के पास में ये जिम्मेदारी और ये बड़ी चुनौती भी कही जा सकती है कि बीजेपी को, एनडीए को ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे वोट मिले, कैसे पैठ दोबारा हासिल की जा सके, कस्बाई इलाके या ग्रामीण इलाकों में बीजेपी को दोबारा से पैठ बनाई जा सके। इसके लिए इस लिहाज से ये मंत्रालय अहम हो जाता है। बिल्कुल संदीप, यहाँ पर जिस तरह से कैबिनेट दिख रही है, इसमें ये तो साफ तौर पर फिलहाल लग रहा है कि बीजेपी ने जिस तरीके से 2014 और 2019 में सरकार बनाई, जिस तरह से अपने नेताओं को बड़े पोर्टफोलियो दिए, वही छवि एक तरीके से बनती हुई दिख रही है, क्योंकि कुछ जो किंतु परंतु थे वो अब दिखाई नहीं पड़ रहे इन चेहरों को देखकर।
जी देखिए, बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे मोदी की गवर्नमेंट शायद कंटिन्यू हो रही है, इसीलिए जो उनकी जो मिनिस्ट्री में लोग हैं, जो लीडर्स हैं, वो सेम है, एज इट इज ही रहेंगे। जेपी नड्डा अभी तक नहीं थे, लेकिन अब वो स्वास्थ्य मंत्रालय देखेंगे और वित्त मंत्रालय भी ऐसे ही दिया गया है। सड़क परिवहन मंत्रालय के जरिए देश में सड़कों का जाल फैलाना, फ्लाईओवर बनवाना, नई नई स्कीम्स करना, ये इस क्षेत्र के माहिर समझे जाते हैं नितिन गडकरी, और उनको वही मंत्रालय दिया गया है। तो काफी अहम है ये। ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट को कंटिन्यू करने का जो संदेश है, मोदी 1.0, 2.0 के बाद में 3.0 में जब मोदी गवर्नमेंट आई है, तो उसी फ्लो में चल रही है। अब थोड़ी रफ्तार तेज होगी गवर्नमेंट की, और जिन लोगों ने मंत्रालय पहले संभाला है, वही अगर मंत्रालय दोबारा संभालेंगे तो स्पीड में बढ़ोतरी हो सकती है। ये मैसेज देना चाहती है, और ये मंशा भी नजर आती है मोदी गवर्नमेंट को लेकर। शायद इसीलिए कई मंत्रियों को उन्हीं मंत्रालयों से नवाजा गया है, वही पोर्टफोलियो दिए गए, वही कामकाज वो दोबारा शुरू कर सकते हैं। और जाहिर बात है, अब उनको जीरो से शुरू नहीं करना है, चाहे वो नितिन गडकरी हो, चाहे निर्मला सीतारमन हो। इतने सभी लीडर्स जो हैं, ये अपने काम को और आगे बढ़ाएंगे। जो काम उन्होंने कर चुके हैं, उन कामों को और आगे बढ़ाना है, तो काफी आसान भी हो जाता है, और इससे पूरी मोदी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस में हाइप भी मिल सकता है। और इसी लिहाज से ये मंत्रिमंडल पर निगाहें भी बनी हुई थी, और ये मैसेज तो एक क्लियर हो गया है कि मोदी गवर्नमेंट जैसे पहले चल रही थी, अब रफ्तार पकड़ना चाहती है। शायद इसीलिए कई मंत्रियों को वही पोर्टफोलियो दिया गया है। अभी नजर और इस मामले में जिज्ञासा बनी हुई है कि मध्य प्रदेश से आने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्या मिलता है। दुर्गादास उइके और सावित्री ठाकुर जो राज्य मंत्री बनाए गए हैं, पहली बार मंत्री बनेंगे, इनको किन डिपार्टमेंट से जोड़ा जाएगा? ये एक आदिवासी इलाकों से आने वाले जो राज्य मंत्री हैं, ये आखिर कौन सा मंत्रालय देखेंगे? हमारे छत्तीसगढ़ के जो मिनिस्टर बनाए गए हैं, राज्य मंत्री बनाए गए हैं, वो कौन सा मंत्रालय देखेंगे? इसीलिए काफी अहम हो जाता है। कभी कभी राज्य मंत्री से छोटा पद जरूर समझा जाता है, लेकिन डिपार्टमेंट इतना बड़ा मिल जाता है जिससे कि अपने आप नेता का कद बढ़ जाता है। तो इसीलिए छत्तीसगढ़ पर भी निगाहें बनी हुई है कि छत्तीसगढ़ से जो मिनिस्टर बनाए गए हैं, वो आखिर कौन सा उनको मंत्रालय मिलता है। तो अभी 3 मंत्रालय अभी होने बाकी है, और मध्य प्रदेश के ही कोटे से अगर हम देखें, एल मुरुगन। बिल्कुल, हम अपडेट लेने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मोहित राज दुबे भी जुड़े हुए हैं। मोहित, कुछ और खबरें सामने आई है, कुछ और चेहरों पर क्लियरिटी मिल पाई है? हेलो मोहित, कुछ और नए चेहरों के बारे में जानकारी मिल पाई है क्या? देखिए, खासतौर पे जो अभी हमको खबर मिल रही है, उसके मुताबिक ये सूत्रों के हवाले से खबर है। खासतौर पे अभी राष्ट्रपति भवन की ओर से जो रिलीज जारी की जाती है मंत्रालयों के बंटवारे का, वो अभी जारी नहीं हुई है। नितिन गडकरी की बात करें तो सड़क परिवहन मंत्रालय को मिला है, एस जयशंकर को विदेश मंत्रालय, राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय मिला है। टोकन साहू जो छत्तीसगढ़ से आते हैं, उनको शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री का जो है उनको शहरी विकास मंत्रालय मिला है। निर्मला सीतारमन को फिर से वित्त मंत्रालय, राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय मिला है, और इसके साथ ही अमित शाह को जो है वो गृह मंत्रालय मिला है। शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय, जो बहुत इंपॉर्टेंट मंत्रालय है, वो दिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान को एचआरडी यानी शिक्षा मंत्री बनाया गया है। किरण रिजिजू को संसदीय कार्य मंत्री बनाया गया है। जीतन राम मांझी को लघु उद्योग मंत्री बनाया गया है। स्पोर्ट्स मिनिस्टर यानी खेल मंत्री की जिम्मेदारी जो है चिराग पासवान को दिया गया है, जो एलजेपी से आते हैं। उनको फूड मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री भी बनाया गया है। तो अभी जो सूची आई है, उसके मुताबिक ये मंत्रालयों का जो बंटवारा है, और इन मंत्रियों को, इन विभागों को सौंपा गया। तो क्योंकि आज कैबिनेट की बैठक भी हुई है, तो प्रेस ब्रीफिंग भी होनी थी, उसको लेकर कुछ जानकारी अभी तक मिल पाई है मोहित? देखिए, बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आज कैबिनेट की पहली बैठक की, उसमें आवास योजना को लेके कुछ बड़े ऐलान किए हैं, और नए घर बनाए जाएंगे, लोगों को नए आशियाने बनाए जाएंगे गरीबों के लिए। एक बड़ा ऐलान ये किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज की कैबिनेट की बैठक में। लेकिन देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनको हेल्थ मंत्रालय दिया गया है। हेल्थ मंत्रालय पिछली बार जो था वो दिया गया था मनसुख मांडविया को इस बार जो है नहीं दिया गया। टीडीपी से राम मोहन नायडू जो है, उनको उड्डयन मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो ये अभी सूची आई है, लेकिन अभी भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो राष्ट्रपति भवन की ओर से जो सूची जारी की जाती है मंत्रालयों के बंटवारे का, वो अभी तक जारी नहीं हुई है। सूत्रों के हवाले से सारी सूची है।
ठीक है, आप बने रहिएगा। मोहित, संदीप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन संदीप, अगर शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों के विभागों को आप देखें, एक तरफ कृषि, पंचायत, ग्रामीण विकास मंत्रालय, और दोनों भारी भरकम माने जाते हैं, और दूसरी तरफ दूर संचार मंत्रालय। जाहिर तौर पर देश जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, डिजिटल हो रहा है, उसमें उनका जो विभाग है वो भी अहम हो जाता है। किस तरीके से दोनों के पोर्टफोलियो को देखते हैं आप? देखिए, टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट भी काफी बड़ा डिपार्टमेंट है और देश में संचार व्यवस्था को संभालना ज्योतिरादित्य सिंधिया को पड़ेगा और इसी लिहाज से काफी बड़ा भी है। तो डिजिटल इंडिया को लेकर जो काम किया जाना है वो इसी डिपार्टमेंट के जरिए किया जाना है। इसीलिए ये ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया गया डिपार्टमेंट काफी भारी भरकम डिपार्टमेंट कहा जा सकता है, इस बात में कोई शक नहीं है। तीसरे मिनिस्टर और रह गए हैं अभी, वीरेंद्र कुमार को आखिर क्या मिलता है? ये कैबिनेट मिनिस्टर है और हमने ओथ सेरेमनी में भी हमने ये देखा था कि जिस तरह से शुरुआती पंक्ति में उनको जगह दी गई थी ओथ के लिए, तो अब क्या उनको डिपार्टमेंट भी ऐसा ही भारी भरकम मंत्रालय मिलेगा? इस बात की जिज्ञासा बनी हुई है और उम्मीद की जा रही। इससे पहले सामाजिक न्याय और अधिकारिता मिनिस्ट्री वीरेंद्र कुमार के पास में थी, जो डिपार्टमेंट वाइज तो काफी बड़ा डिपार्टमेंट कहा जाता है, लेकिन कद के लिहाज से ये उतना ज्यादा नहीं है, हाई प्रोफाइल डिपार्टमेंट नहीं कहा जाता था। काम काज करने के लिए बहुत है, जमीन से जुड़ा हुआ था, पीड़ितों की मदद करना, विशेष लोगों की मदद करना इसमें शामिल होता था, दिव्यांग लोगों की मदद करना इस डिपार्टमेंट के जरिए होता था। लेकिन अब क्या मिलता है? वीरेंद्र कुमार का जिस तरह से कद बढ़ा है, पिछले दफा भी वो प्रोटेम स्पीकर बने थे सीनियरिटी के लिहाज से, और लेकिन डिपार्टमेंट जो मिला था वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मिनिस्ट्री उनके पास में थी। इस बार क्या डिपार्टमेंट मिलता है, निगाह बनी रहेगी, क्योंकि इनको शुरुआती पंक्ति में ही शुरुआती 7 मिनिस्टर्स थे जब शपथ लेने के वक्त में, तो उस वक्त में ही वीरेंद्र कुमार को बुलाया गया था। तो उम्मीद की जा रही है कि जैसे शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया को डिपार्टमेंट मिले हैं, सीनियरिटी के लिहाज से वीरेंद्र कुमार को भी वैसा ही दिया जाएगा। वीरेंद्र कुमार पिछले 2 गवर्नमेंट में, यानी मोदी 1 में, मोदी 2 के गवर्नमेंट के बाद में मोदी 3.0 में भी वीरेंद्र कुमार मिनिस्टर हैं। अनुभव अच्छा खासा उनको हो चुका है, केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं को वो बेहतर तरीके से समझते हैं और अधिकारियों से बातचीत और सरकारी योजनाओं को अमल करने का भी उनको अच्छा खासा अनुभव हो चुका है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि वीरेंद्र कुमार को भी उनके अनुभवों के हिसाब से किसी अहम डिपार्टमेंट की बागडोर सौंपी जा सकती है। अभी भी निगाह बनी हुई है, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए ये एक सौभाग्य जैसी बात कही जा सकती है कि शिवराज सिंह चौहान जिस स्तर के कद के नेता को देश में मोदी मंत्रिमंडल में लगभग वैसी ही जगह मिली है जिस तक के वो नेता है। ये डिपार्टमेंट काफी अहम है। ये वो डिपार्टमेंट है जो मोदी गवर्नमेंट को चिंता में डाल देता था, जिन योजनाओं के जरिए, कृषि कानूनों के जरिए हमने ये देखा था कि मोदी गवर्नमेंट को लेकर किस तरह सवाल उठाए थे, बड़े आंदोलन किसानों ने खड़ा किया था। अब शिवराज सिंह चौहान जैसे अनुभवी लीडर्स के पास में ये जिम्मेदारी है कि वो अब इस मोदी गवर्नमेंट को इस चुनौती से कैसे बाहर निकालते हैं, क्या मोदी सरकार की मंशा वो पूरी करना चाहते हैं, और कृषि कानूनों को लेकर क्या मोदी गवर्नमेंट एक बार फिर से आ सकती है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जैसे एक्सपीरियंस्ड लीडर उनके पास में है, जो न केवल आंदोलनकारियों से सीधी बात कर सकते हैं, उनको मना भी सकते हैं, बल्कि इस अपने कानूनों की विशेषताओं को बेहतर ढंग से प्रेजेंट भी कर सकते हैं आंदोलनकारियों के बीच में। उनमें ये योग्यता है। हमने ये कई दफा देखा था, मसलन पेटलावर ब्लास्ट जैसी जगह पर, जहां ब्लास्ट होने के बाद में गवर्नमेंट के खिलाफ तो गुस्सा था, लेकिन अगले ही दिन शिवराज सिंह चौहान बतौर मुख्यमंत्री उन लोगों को, पीड़ितों के बीच में पहुंच गए थे। पुलिस ने भी ये कहा था कि मुख्यमंत्री को नहीं जाना चाहिए, यहाँ पर हिंसा हो सकती है, गुस्सा लोगों का बाहर आ सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उस वक्त में लोगों के बीच में पहुंचे और लोगों का गुस्सा शांत कराया। ये जो एक्सपीरियंस है उनका कृषि कानूनों को लेकर सामने आ सकता है। तो इसी लिहाज से आने वाले दिनों में अगर हम कृषि कानूनों को एक बार फिर से लाने की गतिविधियां मोदी गवर्नमेंट पर देखेंगे, तो शायद मोदी के मन में ये जरूर है कि वो चाहते हैं कि कृषि कानूनों को अब शायद बेहतर ढंग से प्रस्तुत करके शिवराज सिंह चौहान के जरिए देश में एक बार फिर से उन कानूनों का पालन किया जाए, और जो भ्रांति अगर किसानों के बीच में है इस कानूनों को लेकर, तो वो भ्रांति दूर की जा सके। इसी तरह से डिजिटल इंडिया है, डिजिटल इंडिया को लेकर की जिम्मेदारी अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास में है, और ये इतनी ऊर्जा के साथ में काम करते हैं। और पिछली डिपार्टमेंट जो उनको सिविल एविएशन दिया गया था, उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस तरह से काम किया था, और यूक्रेन से बच्चों को निकाल कर बाहर
ले आना, एक सिविल एविएशन मिनिस्टर के जरिए मोदी के हैंड बनकर वो यूक्रेन गए थे, तो वहां से बच्चों को लेकर आना, स्टूडेंट को लाना, तो इसका चुनाव में भी बीजेपी ने काफी फायदा उठाया था। तो इस स्किल का फायदा अब देश को डिजिटल बनाने की दिशा में किया जाए, इसीलिए शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया को वो जिम्मेदारी दी गई है और ये काफी बड़ा डिपार्टमेंट कहा जा सकता है। ये भी एक चुनौती है। डिजिटल इंडिया को लेकर भारत का डंका दुनिया में बज रहा है और इसमें अब कौन से नए काम किए जा सकते हैं, कौन से ऐसे काम होंगे जो देश में इतिहास बनेंगे, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया की जिम्मेदारी होगी। इसमें अहम बात यह है कि जब सिविल एविएशन डिपार्टमेंट ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिला था तब ये कहा जा रहा था कि इसमें करने के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन सिंधिया के हाथ में आया, उन्होंने पीएम मोदी से चर्चा की, तो तब ये प्लान निकलकर सामने आया कि देश में एयरपोर्ट की संख्या बढ़ाई जा सकती है, बहुत कम वक्त में एयरपोर्ट बनाए जा सकते हैं। उन्होंने देश में जो एयरपोर्ट अथॉरिटी का स्टाफ है, चाहे वो पायलट की ट्रेनिंग का मामला हो, चाहे वो जो एविएशन की तादाद बढ़ाने का मामला हो, इसमें प्राइवेट कंपनीज को प्रोत्साहित करने का मामला हो, उनको छोटे प्लेन्स या घरेलू उड़ाने जिसमें बढ़ाई जा सके, ये मामले तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक ऐतिहासिक काम करके दिखाया और देश में एक हवा सी फैली कि अब गरीब व्यक्ति भी चप्पल पहनकर, हवाई चप्पल पहनकर प्लेन का सफर कर सकता है। तो ये मैसेज जब फ्लोट हुआ था तो एक बीजेपी को इसमें भी काफी मदद मिली थी। तो अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को टेलीकम्युनिकेशन जैसा डिपार्टमेंट दिया जा रहा है तो उसके मायने समझे जाने चाहिए। यदि जो लोग सोच रहे हैं कि इसमें करने के लिए कुछ नहीं है तो वो सिविल एविएशन का शुरुआती वक्त ध्यान करे जब ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया गया था, और उसके बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने डिपार्टमेंट में प्रूव करके बताया कि कैसे ये डिपार्टमेंट गरीबों को फायदा पहुंचा सकता है। एक हवाई चप्पल पहनकर भी ट्रेन में सफर किया जा सकता है। मैं संदीप रोक रहा हूँ, इस वक्त कुछ और जानकारियां सामने आ रही हैं, सुनते हैं। तो आईएनबी एडिशनल बताया जा रहा था, रेल मंत्रालय उनके साथ जस का तस कंटिन्यू है। ललन सिंह का नाम जो है उसका हम इंतजार कर रहे थे, वो भी लगभग पूरा हो गया। यानी आप देखिए तो खासतौर पे जेडीयू और यूं देखें कि जेडीएस और साथ ही आप टीडीपी के खाते में देखें तो किसी बड़े मंत्रालय को लेकर हम जो कयास कर रहे थे वो कयास पूरे नहीं हुए हैं। इस बीच हम देख रहे हैं कि गिरिराज सिंह का भी जो एक तरह से निपटारा किया गया है, टेक्सटाइल मिनिस्टर ही उन्हें बनाया गया है। अश्विनी वैष्णव हम देख रहे थे कि चुनाव के ठीक पहले से एक बड़ी जवाबदेही जिम्मेदारी निभा रहे थे, चुनाव की प्लानिंग को लेकर, कोऑर्डिनेशन को लेकर। बिल्कुल, यहां पर देखिए तमाम जो नाम है वो क्लियर हो गए हैं। राजीव रंजन को लेकर देखिए